नमस्कार विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में कर्फ्यू लागू किया है संपूर्ण राजस्थान में, जो कि 19 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक चलेगा। इस कर्फ्यू अर्थात लॉकडाउन के दौरान हम आप सभी को यूट्यूब क्लास के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर हम आप सभी को अपना कोर्स पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसका नाम है। यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इस अधिनियम का अध्याय 1 और अध्याय 2 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया और अध्याय 3 को 1 जुलाई 1987 से लागू किया गया। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था। इसका उद्देश्य, इस अधिनियम की उद्देशिका में बताया गया है कि इस अधिनियम में उपभोक्ता के हितों का बेहतर संरक्षण करना और उनके विवादों का निपटारा करना। इसकी विशेषताएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक विशेष विधि है जो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से बनाई गई है। भारतीय दंड संहिता में भी उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन विधायिका ने यह सोचा कि भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं वे समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए सक्षम न्यायालय में दीवानी दावा किया जा सकता है। अगर कोई उपभोक्ता माल की खराबी की वजह से यदि दीवानी न्यायालय में दीवानी दावा दायर करता है तो न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी है और इतनी जटिल है कि उसके मामले के निपटारे के लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए विधायिका ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि इस अधिनियम का कोई भी उपबंध किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा, अर्थात उसके प्रभाव को समाप्त नहीं करेगा। यह एक अतिरिक्त विधि है एवं अन्य विधियों के प्रतिकूल नहीं है। इस अधिनियम को संसद ने अपनी समवर्ती विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाया है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। इस कारण से कुछ मामलों में कार्यपालिका शक्ति केंद्र सरकार को होती है और कुछ मामलों में कार्यपालिका शक्ति राज्य सरकार को होती है। केंद्र सरकार को जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाले मामले, राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्राधिकार वाले मामले और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का क्षेत्राधिकार मामले शामिल है। और राज्य सरकार को जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो जिला पीठ के मामलों में, राज्य आयोग के मामले में और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद वाले मामलों में। इस अधिनियम में सारभूत विधि और प्रक्रियात्मक विधि दोनों ही सम्मिलित की गई है। सारभूत विधि जहां अधिकार और दायित्व विहित करती है और प्रक्रिया विधि अधिकारों के प्रवर्तन की प्रक्रिया बताती है। अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले जो परिभाषा है वो है समुचित प्रयोगशाला। समुचित प्रयोगशाला से तात्पर्य ऐसी प्रयोगशाला से है जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा विधि के अंतर्गत स्थापित है और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा घोषित या अनुदानित है। एवं ऐसी प्रयोगशाला का प्राथमिक कार्य है माल की कमी को बताने के लिए या मालूम करने के लिए माल का विश्लेषण करना या परीक्षण करना। समुचित प्रयोगशाला की जो परिभाषा है ये बड़ी लंबी परिभाषा है, इसको हम 20 शब्दों में करेंगे। समुचित प्रयोगशाला का तात्पर्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या विधि के द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा पोषित या अनुदानित जो माल की कमी हेतु उसका परीक्षण या विश्लेषण करे, समुचित प्रयोगशाला कहलाती है। शाखा कार्यालय। शाखा कार्यालय से तात्पर्य प्रतिपक्षी के द्वारा घोषित शाखा कार्यालय से है अथवा किसी ऐसे स्थान से जिसमें वही कार्य किया जाता है जो मुख्य कार्यालय में किया जाता है। परिवादी शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है उपभोक्ता, उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकृत संगम, सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, एक या अधिक उपभोक्ता जो समान हित रखते हो। परिवाद निम्न के विषय में अनुतोष पाने के लिए किया गया कथन परिवाद कहलाता है, अर्थात नंबर 1, व्यापारी ने अनुचित व्यापार किया है अथवा वर्जित व्यापार किया है जिससे परिवादी को हानि हुई है।
माल में कमी है, सेवाओं में कमी या त्रुटि है, अधिक मूल्य लिया है, माल शुद्धता, मात्रा, शक्ति, मानक के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिया गया माल या बेचा गया माल विधि द्वारा विहित शुद्धता, मात्रा, शक्ति, मानक के अनुसार नहीं है, इसलिए वह मानव जीवन के लिए संकटापन्न अथवा खतरनाक है। उपभोक्ता जो प्रतिफल के बदले माल का क्रय करता है, जो विक्रेता की सहमति से माल का उपयोग करता है, जो प्रतिफल के बदले सेवाओं को लेता है या सेवा प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य के उद्देश्य से माल खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, और निःशुल्क सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। मिस्टेक अर्थात त्रुटि। माल की त्रुटि का तात्पर्य शुद्धता, मात्रा, शक्ति, मानक या वर्णन में किसी प्रकार की कमी होना त्रुटि कहलाती है। माल अनियोज्य दावा और धन के अलावा प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति माल कहलाती है। किसी चल संपत्ति का माल होने के लिए उसमें मूर्तता का गुण होना जरूरी है। माल वर्तमान हो सकता है और भावी हो सकता है। विनिर्माता ऐसा व्यक्ति है जो किसी माल या उसके किसी भाग को बनाता है, सामंजन करता है, जो माल पर अपना चिन्ह या मार्क लगाता है। व्यक्ति शब्द में निम्न शामिल है: फर्म अर्थात पंजीकृत और अपंजीकृत, हिंदू अविभक्त परिवार, सहकारी समितियां और व्यक्तियों का संगम जिसमें पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों शामिल है। सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा जो बैंकिंग, बीमा, बिजली, ट्रांसपोर्ट, निवास, मनोरंजन, सूचना इत्यादि के बारे में हो। निःशुल्क सेवा, व्यक्तिगत सेवा और संविदा संबंधी सेवा में सम्मिलित नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई उपभोक्ता संरक्षण परिषदें 3 वर्गों में बांटी गई है। नंबर 1 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसको धारा 4, 5 और 6 में वर्णित किया गया है। दूसरी है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो धारा 7 और 8 में वर्णित है। तीसरी है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, धारा 8A-B में वर्णित है और 2002 के संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को धारा 4 में वर्णित किया गया है। इसके गठन या रचना के बारे में धारा 4 बताती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और उतने सदस्य होंगे जो सरकार के द्वारा इस निमित्त विहित किए जावे। ऐसे सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होंगे, जैसे व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि। ऐसे सदस्य सरकारी या गैर सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष भारत सरकार की खाद्य और सामान्य आपूर्ति विभाग का भार साधक मंत्री होता है। धारा 5 केंद्रीय परिषद के अधिवेशन एवं प्रक्रिया। धारा 5 केंद्रीय परिषद के अधिवेशन प्रक्रिया के बारे में बताती है। मूल अधिनियम में कम से कम 3 अधिवेशन होना आवश्यक था, लेकिन 1993 में संशोधन के द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 अधिवेशन होना आवश्यक है और जब कभी आवश्यक हो परिषद के अन्य अधिवेशन आहूत किए जा सकेंगे। परिषद का अध्यक्ष इसके अधिवेशन को आहूत करता है और इसके समय और स्थान का चयन भी अध्यक्ष ही करता है। केंद्रीय परिषद की प्रक्रिया वही होगी जो केंद्र सरकार विहित करे, और क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस परिषद की प्रक्रिया के बारे में कोई नियम विहित नहीं किए गए हैं, इसलिए परिषद को अधिवेशन में प्रक्रिया विहित करने की अधिकारता है। केंद्रीय परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य है जो कि धारा 6 में वर्णित है। नंबर 1 उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना। ऐसे माल या सेवा के विपणन के लिए सुरक्षित किए जाने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकट में है। माल की शुद्धता, मात्रा, मानक, शक्ति और मूल्य के बारे में सूचना देना। प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर विभिन्न किस्मों के माल और सेवाएं तक पहुंच का आश्वासन दिए जाने का अधिकार। उपभोक्ताओं के लिए समुचित उपचार, अनुचित व्यापारिक व्यवहार और एकाधिकार के विरुद्ध उपभोक्ता का संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 7। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा की जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त विहित की जाएंगे। ऐसे सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों संबंध हो सकते हैं। ऐसे सदस्य सरकारी अथवा गैर सरकारी हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष राज्य के उपभोक्ता आपूर्ति विभाग का प्रभारी मंत्री होता है। अधिवेशन एवं प्रक्रिया। राज्य परिषद के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होंगे एवं आवश्यकता के अनुसार अन्य अधिवेशन आहूत किए जा सकेंगे।
राज्य परिषद का अधिवेशन ऐसे समय स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। राज्य परिषद की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार विहित करे। चूंकि राज्य सरकार ने ऐसी कोई प्रक्रिया विहित नहीं की है, इसलिए परिषद को अपनी प्रक्रिया विहित करने एवं नियम बनाने की शक्ति है। राज्य परिषद के वही उद्देश्य जो धारा 6 में केंद्रीय परिषद के उद्देश्य बताए गए हैं। धारा 8 में 2002 में संशोधन द्वारा 2 नई धाराएं जोड़ी गई है, धारा 8A और 8B। 8A कहती है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। धारा 8A में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की रचना और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। जिला परिषद की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी की जाएगी। प्रत्येक जिले में इस परिषद की स्थापना की जाएगी। इस परिषद में एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होंगे जो राज्य सरकार विहित करे। इस परिषद का अध्यक्ष जिले का कलेक्टर होगा। इस परिषद के सदस्य सरकारी अथवा गैर सरकारी हो सकेंगे। जिला परिषद के वर्ष में कितने भी अधिवेशन हो सकेंगे जब कभी आवश्यकता हो, लेकिन एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। ऐसे अधिवेशनों के समय एवं स्थान का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और जहाँ तक जिला परिषद की कार्रवाई की प्रक्रिया का प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाएगी। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य धारा 8 में दिए गए हैं और उद्देश्य वही हैं जो कि धारा 6 में केंद्रीय परिषद के उद्देश्य है, जैसे उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, ऐसे माल की शुद्धता, मानक, शक्ति, मूल्य के बारे में सूचना देना, उपभोक्ताओं के लिए समुचित उपचार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार इत्यादि। धन्यवाद।